हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बच्चों। पढ़ाई वढ़ाई सब मस्त चल रही बच्चों। तो बेटा हम लोग इंटीग्रल इक्वेशन के अगले वीडियो पर आ चुके हैं। देखो बच्चों, इंटीग्रल इक्वेशन में आज हम लोग बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। आज बेटा हम फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए बेटा, इस बात को पढ़ने जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों कॉन्सेप्ट है जिसको आज हमें सीखना है। तो तैयार हो जाइए सीखने के लिए। पुराने सारे वीडियो बेटा इस टॉपिक के पढ़ लीजिए। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दिया गया है, उसको पढ़िए और एंजॉय करिए। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों हम लोग आज पढ़ेंगे सोल्यूशन ऑफ फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। देखो बच्चों, हम लोग पढ़ने वाले हैं सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस। देखो बच्चों यहाँ पर जरा कुछ टर्म पर ध्यान देना। होमोजीनियस फ्रेडहोम, जल्दी जल्दी लिख रहा हूं इसीलिए राइटिंग थोड़ी खराब आएगी। जल्दबाजी में अक्सर मैं लिखता हूं लेकिन मैं बोलता भी जाता हूं, इसलिए सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस सेकेंड काइंड, ठीक है, फ्रेडहोम सेकेंड काइंड इंटीग्रल इक्वेशन विद सेपरेबल कर्नल। देखो बच्चों ये जरा यहां पर सेपरेबल या इसको डीजेनरेट भी कहते हैं, डीजेनरेट कर्नल। देखो बच्चों यहां पर जरा ये जो हमारा पूरा का पूरा इंटीग्रल इक्वेशन है ये देखो किस टाइप का है, इस पे जरा यहां पर ध्यान दीजिए। देखो बच्चों ये जो इंटीग्रल इक्वेशन होता है एक्चुअली बच्चों ये कुछ इस टाइप का होता है। y ऑफ x बराबर लैम्डा इंटीग्रल a टू b k ऑफ x t, और यहां पर हो जाएगा yt और dt। देखो बच्चों इस टाइप का ये इंटीग्रल इक्वेशन होता है ना। ये बात जरा बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस टाइप का बच्चों ये इंटीग्रल इक्वेशन होता है। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले देखो ये फ्रेडहोम है। फ्रेडहोम क्यों है, क्योंकि इसमें दोनों ही लिमिट कांस्टेंट हैं, तो ये फ्रेडहोम है ना, ये बात ध्यान दीजिए। अच्छा इंटीग्रल इक्वेशन है, देखो एक y इसके अंदर है एक y बाहर है। अच्छा देखो सेकेंड काइंड का है क्योंकि देखो यहां पर y(x) का कोफिशिएंट +1 है। ये एक बात मैं समझा रहा हूं, ये बात मैंने पहले भी समझाई हुई है, आपको फिर समझा रहा हूं। ये बात स्टार्टिंग से मैं समझाता आ रहा हूं, स्टार्टिंग के वीडियो देखेंगे कि एक बात मैंने समझाई फिर समझा रहा हूं। देखो ध्यान दो, क्योंकि यहां पर y(s) का कोफिशिएंट 1 है तो ये सेकेंड काइंड है, ठीक है ना। अब देखो यहां पर होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब देखो इसमें लैम्डा के साथ में कुछ प्लस नहीं है। जैसे यहां पर x प्लस होता है ना, या e की पावर x प्लस होता तो फिर ये होमोजीनियस नहीं होता। होमोजीनियस का मतलब इस इंटीग्रल के टर्म के साथ में कोई चीज प्लस या माइनस में नहीं है ना। अच्छा देखो इसमें एक टर्म और आया सेपरेबल कर्नल। देखो ये इसमें एक टर्म आया कि सेपरेबल कर्नल या इसको डीजेनरेट कर्नल भी कहते हैं। देखो इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर कभी भी हमारा कर्नल कुछ इस टाइप का है जिसमें मान लीजिए x का फंक्शन है, फिर t का फंक्शन है, फिर मान लीजिए x का फंक्शन है, फिर मान लीजिए t का फंक्शन है एंड सो ऑन। मतलब x और t के फंक्शन अलग अलग हो जाएं और आपस में मल्टीप्लाई में हो। जैसे कि मान लीजिए ऐसा हो कि मान लीजिए मेरे पास है x इंटू टी। देखो ये फंक्शन x का है ये t का, तो ये सेपरेबल कर्नल है। या मान लीजिए कर्नल इस टाइप का हो एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस एक्स टी क्यूब। देखो ये भी सेपरेबल है। ये x का फंक्शन है t का फंक्शन, दोनों अलग अलग है, मल्टीप्लाई में प्लस, मतलब फंक्शन हो कितने भी सकते हैं इस तरीके से, है ना। जैसे यहाँ पर दो टर्म है, ये x का ये t का, ये x का ये t का, और भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है मान लीजिए कर्नल ऐसा करके हो कि मान लीजिए एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर हो, फिर एक्स इंटू टी हो, फिर एक्स इंटू साइन टी हो, फिर कॉस टी इंटू एक्स स्क्वायर हो। देखो ये भी सेपरेबल है। ये x का फंक्शन ये t का, x का t का, x का, मतलब x और t के फंक्शन हर टर्म में अलग अलग हो जाएं तभी कहा जा गया कि सेपरेबल कर्नल। देखो जैसे कि मान लीजिए अगर मैं ऐसा कर्नल ले लूं कि फॉर एग्जांपल e की पावर x इंटू टी, देखो ये सेपरेबल नहीं है। अब यहां पर ये e की पावर x इंटू टी है, x और t का फंक्शन अलग अलग नहीं हो सकता तो ये सेपरेबल नहीं है ना। ये कर्नल हमारा सेपरेबल नहीं। देखो मान लीजिए ऐसा होता कि e की पावर x प्लस टी, देखो ये भी सेपरेबल है क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये भी सेपरेबल है तो ये भी ठीक है। मान लीजिए ऐसा कर्नल होता k ऑफ एक्स टी बराबर साइन ऑफ x प्लस टी, देखो ये भी सेपरेबल। दो कैसे,
ए प्लस बी का फार्मूला लगाइए तो क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी और प्लस हो जाएगा कॉस ए साइन बी। देखो ये x का फंक्शन, ये t का, ये x का, ये t का, तो ये सब सेपरेबल कर्नल है, ये कर्नल सेपरेबल नहीं है। मान लीजिए मैं ऐसे लिख दूं, फॉर एग्जांपल ऐसे करके लिख दूं मैं इसमें कि साइन ऑफ x इंटू टी, देखो ये भी सेपरेबल कर्नल नहीं है क्योंकि x का फंक्शन t का फंक्शन अलग अलग नहीं हो पा रहा। तो जब x का फंक्शन t का फंक्शन अलग अलग नहीं हो पाए तो ये कर्नल सेपरेबल नहीं है, बाकी ये सारे के सारे कर्नल जो है हमारे सेपरेबल हैं। तो ऐसे कर्नल हमें इस सवाल में दिखेंगे और ये होमोजीनियस होगा, ये सेकेंड काइंड का होगा और ये अपना फ्रेडहोम होगा। ये सारी बातें मैंने आपको समझाई कि कैसा डिफरेंशियल, मतलब ये उस डिफरेंशियल, ये उस इंटीग्रल इक्वेशन की बच्चों यहाँ पर एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसका सोल्यूशन हमको यहाँ पर आज निकालना है। देखो सोल्यूशन निकालना कैसे है, जरा इस बात को यहाँ पर बच्चों समझिए। इसको जरा लिखो बच्चों ध्यान से पहले, फिर मैं आपको और इंपॉर्टेंट बातें देखो यहाँ पर बताता हूँ कुछ, ठीक है ना। इसको जरा लिखो ध्यान से बच्चों पहले। हाँ देखो सोल्यूशन निकालने से पहले यहाँ पर एक दो टर्म हम समझें। जैसे यहाँ पर एक टर्म आता है आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। देखो जरा ध्यान दो, यहां पर बेटा ये दो टर्म दिखाई देंगे हमको। एक टर्म देखो ये होता है जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू या इसी को हम आइगन वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा टर्म यहां पर होता है आइगन फंक्शन या कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन या इसी को हम आइगन फंक्शन भी कहते हैं। ये देखो यहां पर हमको दो टर्म इस प्रकार के दिखाई देंगे, है ना। देखो ध्यान दो, जैसे क्या होता बच्चों, जैसे इसमें अगर हम ध्यान दें यहां पर, इसमें अगर हम y की वैल्यू को 0 ले लें तो ये y बराबर 0 इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो ये हो गया हमारा जीरो सोल्यूशन जो हमेशा एग्जिस्ट करेगा क्योंकि y बराबर 0 हमेशा सेटिस्फाई करेगा, दोनों साइड 0 इक्वल टू 0 हो जाएंगी। देखो लेकिन अगर हम कोई ऐसा सोल्यूशन लें जो नॉन जीरो हो, लेट, है ना, फाई x इज नॉन जीरो सोल्यूशन, है ना। तो मान लीजिए y की वैल्यू फाई x है, ये जो फाई x है ये क्या है, ये y की ही वैल्यू है और ये जीरो नहीं है, मतलब ये इसका एक नॉन जीरो सोल्यूशन है अगर, है ना, नॉन जीरो सोल्यूशन। और इस सोल्यूशन के करस्पॉन्डिंग जो लैम्डा की वैल्यू है, मान लीजिए वैल्यू ऑफ लैम्डा जो है वो लैम्डा नॉट है, मतलब लैम्डा नॉट एक ऐसी वैल्यू है जो y की नॉन जीरो वैल्यू के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है ना। तो लैम्डा नॉट एक ऐसी वैल्यू है लैम्डा की जो कि y की नॉन जीरो वैल्यू के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है, ये बात ध्यान दीजिए। तो ऐसी वैल्यू को कहा जाता है आइगन वैल्यू और इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो फाई x है इसको बोला जाता है आइगन फंक्शन। ये बात ध्यान दीजिए, मतलब आइगन फंक्शन का मतलब वो एक प्रकार से y की ही वैल्यू है लेकिन वो y की नॉन जीरो वैल्यू है और उस y की वैल्यू के लिए जो लैम्डा है ना, वो मान लीजिए लैम्डा नॉट है और वो जो लैम्डा नॉट है उसको, देखो मैंने ये नहीं कहा कि लैम्डा भी नॉन जीरो होगा, मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन ध्यान दो यहां पर जरा समझो, अगर लैम्डा जीरो हुआ तो y जीरो हो जाएगा, तो फिर हम उस वैल्यू को आइगन वैल्यू नहीं मानते, हम लैम्डा की उसी वैल्यू को आइगन वैल्यू मानेंगे जिसके लिए y जो है वो नॉन जीरो आ जाए। इस बात को समझो ध्यान से, लैम्डा की केवल वही वैल्यू आइगन वैल्यू मानी जाएगी जिसके लिए हमारा फाई x मतलब y की वैल्यू क्या आ जाए, नॉन जीरो आ जाए। y की लैम्डा की कोई भी वैल्यू जो y को जीरो बनाएगा, लैम्डा की उस वैल्यू को हम आइगन वैल्यू नहीं कहेंगे और y बराबर 0 को भी कभी हम आइगन फंक्शन नहीं कहेंगे। ये हमारा आइगन फंक्शन नहीं है, ध्यान रखना, नॉट आइगन फंक्शन, है ना, ये आइगन फंक्शन नहीं कहा जाएगा, है ना।
हाँ अब देखो यहां पर एक बात क्लियर है, अगर लैम्डा 0 है तो y 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू 0 यहां पर आइगन वैल्यू नहीं मानी जाएगी, वो अलग बात है। इस सवाल में ऐसा हो गया, ये जो लैम्डा बराबर 0 है इसको आइगन वैल्यू नहीं मानेंगे क्योंकि इससे y 0 हो रहा है ना, इससे y 0 हो रहा है क्योंकि y की वैल्यू हमें नॉन जीरो चाहिए, तभी हम उसको आइगन वैल्यू मानेंगे, है ना। यहां पर आगे चल के कई ऐसे केसेस आएंगे जहां पर कभी कभी, जैसे कि मान लीजिए अगर ये इक्वेशन होमोजीनियस नहीं होती, इसमें कुछ प्लस हो जाता, तो फिर ऐसा हो सकता था कि लैम्डा की वैल्यू 0 होते हुए भी y की वैल्यू नॉन जीरो आ जाती, आगे पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा होगा। लेकिन इसमें जो कि होमोजीनियस है, लैम्डा बराबर 0 पर y हमेशा 0 होगा, इसलिए लैम्डा बराबर 0 को आइगन वैल्यू नहीं मानेंगे और y बराबर 0 को हम आइगन फंक्शन नहीं मानेंगे, ये बात ध्यान देना। देखो ऐसा हो सकता है कि लैम्डा की एक वैल्यू के लिए y की कई अलग अलग वैल्यूज आ जाएं, है ना, ऐसा हो सकता है। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा कि लैम्डा की वैल्यू लैम्डा नॉट ली और इसके लिए y की ये 2 वैल्यू आ गई या 3 वैल्यू y की आ गई मान लीजिए, और ये तीनों वैल्यू आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, मतलब कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब ये ना हो कि y1 बराबर 2y2 हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक में कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके दूसरा नहीं मिलना चाहिए, अगर एक में कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके या कांस्टेंट डिवाइड करके दूसरा मिलेगा तब वो लीनियरली डिपेंडेंट बोले जाते हैं। तो मान लीजिए लैम्डा की ऐसी वैल्यू लैम्डा नॉट है जिसके लिए y की ये अलग अलग वैल्यू आई और ये वैल्यू लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे केस में बच्चों ध्यान रखना, जितनी वैल्यूज आएंगी उसको हम इंडेक्स बोलेंगे। तो मतलब यहां पर हम ये जो कहेंगे 3 वैल्यूज आई हैं तो हम कहेंगे 3 इज इंडेक्स ऑफ लैम्डा नॉट, है ना। मतलब लैम्डा नॉट एक ऐसी वैल्यू है जिसके लिए y की 3 अलग अलग वैल्यूज आई हैं, तो और तीनों वैल्यूज कैसी हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो इस 3 को हम कहेंगे इसका इंडेक्स, किसका, लैम्डा नॉट का, लैम्डा नॉट का इसका हम लोग इंडेक्स बोलेंगे, ठीक है ना। अच्छा एक बात और ध्यान देना, जैसे कि मान लीजिए अगर मान लीजिए फाई एक्स आइगन फंक्शन है EF का मतलब आइगन फंक्शन, तो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी हमेशा आइगन फंक्शन होगा। मतलब अगर कोई आइगन फंक्शन है उसमें हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमेशा ही हमारा आइगन फंक्शन होगा, ये बात यहां पर हमको हमेशा मालूम होनी चाहिए। और वो आइगन फंक्शन सेम वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए ही होगा, जैसे कि मान लीजिए लैम्डा नॉट है और लैम्डा नॉट के लिए आइगन फंक्शन फाई एक्स आ गया, तो c इंटू फाई एक्स जो आइगन फंक्शन आएगा वो भी उसी लैम्डा की वैल्यू मतलब लैम्डा नॉट के लिए ही आएगा, समझो बात को ध्यान से, है ना। तो ये बच्चों जरा यहां पर बातें समझिए, क्योंकि क्या होता है बेटा, जब भी हम इसका सलूशन निकालते हैं तो सॉल्यूशन का मतलब y की वैल्यू और y की वैल्यू को ही आइगन फंक्शन कहते हैं। मतलब जो आइगन फंक्शन हम निकाल रहे हैं बेसिकली वही इस इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। हम जो आइगन फंक्शन यहाँ निकालेंगे और आइगन फंक्शन कैसे निकलेगा, लैम्डा की वैल्यू निकलने के बाद निकलेगा। तो लैम्डा मतलब आइगन वैल्यू और y की वैल्यू मतलब आइगन फंक्शन, और उसी को हम इसका सॉल्यूशन मानेंगे, है ना। ध्यान रखना y की वैल्यू y बराबर 0 इसका सलूशन तो है, वैसे y बराबर 0 इसका एक सलूशन तो है, लेकिन वो 0 सलूशन है, उसको आइगन फंक्शन नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ सलूशन वो होगा। जैसे कोई हमसे पूछे कि y बराबर 0 क्या इसका सलूशन है, यस y बराबर 0 इसका सलूशन है, बट y बराबर 0 इज नॉट आइगन फंक्शन, वो आइगन फंक्शन उसको नहीं कहा जाएगा, है ना। आइगन फंक्शन उसी को बोलेंगे जो नॉन जीरो हो, और उस आइगन फंक्शन के करस्पॉन्डिंग जो लैम्डा होगा उसी को हम आइगन वैल्यू बोलेंगे, अदरवाइज आइगन वैल्यू भी उसको हम नहीं बोलेंगे। तो मतलब हमें बेसिकली क्या निकालना है, लैम्डा मतलब आइगन वैल्यू और y मतलब आइगन फंक्शन, तो वही हमारे उस इंटीग्रल इक्वेशन के सॉल्यूशन भी होंगे, है ना। लिखो जरा बच्चों ध्यान से। तो मतलब सॉल्यूशन का मतलब ही हो गया कि आपको लैम्डा और y को निकालना होगा, ठीक है। लिखो जरा बच्चों इसको ध्यान से। तो मैं आपको और अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर कुछ बताता हूँ।
है ना। और एक बात ध्यान रखना, जो कर्नल है एक्चुअली ये इंटीग्रेशन के अंदर है तो ये पूरे इंटरवल में कंटिन्यूअस होता है, क्योंकि अगर ये कंटिन्यूअस नहीं होगा तो फिर ये इंटीग्रल ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, और इंटीग्रल एग्जिस्ट हो सकता ना करे, फिर हमें इम्प्रॉपर इंटीग्रल पे जाना पड़ेगा, क्योंकि अंदर का टर्म किसी भी एक वैल्यू पर, मतलब उस इंटरवल पे जैसे कि मान लो टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है, ए से बी जा रही है, तो अगर अंदर का फंक्शन किसी भी एक वैल्यू पर इनफाइनाइट हो जाए तो फिर वो सवाल इम्प्रॉपर इंटीग्रल में चला जाता है, तो वो चीज़ यहाँ पर कभी नहीं आएगी। ये जो कर्नल है ये हमेशा कंटिन्यूअस होता ही होता है ना, ये बात ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। इसको लिखो जरा बच्चों ध्यान से यहाँ पर, फिर मैं आपको और बातें इंपॉर्टेंट बताता हूँ। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे मीत रे, हो मेरे बितवा मेरे मीत रे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा। चांद चकोरी की प्रेम कहानी, चांद चकोरी की प्रेम कहानी, प्रेम जगत में है सबसे पुरानी, हो इससे पुरानी एक कहानी, तेरी मेरी प्रीत रे, आजा तुझको। देखो ध्यान दो बच्चों, हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं बेटा, और उस सवाल की हेल्प से हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि आखिर हमें जो सवाल करना है आखिर वो कैसे करना है। मान लो बच्चों हमें ये एक होमोजीनियस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन दिया गया है, और हमें क्या करना है, आइगन वैल्यू चाहिए और हमें आइगन फंक्शन चाहिए, मतलब वही इसका सलूशन चाहिए, ऐसा भी कह सकते हैं। जैसे आप आइगन फंक्शन निकालेंगे मतलब y निकालेंगे तो y ही तो इसका सलूशन है ना, बात समझे ना, वही चीज है। देखो ध्यान दो, देखो ये कैसा है, होमोजीनियस है क्योंकि इसके साथ में प्लस कुछ नहीं है, फ्रेडहोम है क्योंकि लिमिट कांस्टेंट है, सेपरेबल कर्नल है, e की पावर x e की पावर t अलग अलग हो जाएगा, है ना, सारी चीजें हैं, सेकेंड काइंड है। देखो इस प्रकार का सवाल जब भी कभी आपको दिखाई दे, देखो ये एक सेट पैटर्न है सवाल को करने का, दिमाग में इसके बैठा लो, जब भी सवाल ऐसा दिखाई दे तो क्या करना है। देखो वैसे तो हर इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका ये है कि उसे आप डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कर दें और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लें, है ना, लेकिन हर बार ऐसा करेंगे नहीं भाई, इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन में बदल दें, डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन निकाल लें, लेकिन ऐसा हर बार करेंगे नहीं। देखो अब मैं इसको बताता हूं इसका सेट पैटर्न क्या है सवाल को करने का। देखो सेट पैटर्न इसका ये है कि हमेशा ध्यान रखना कि यहां पर जो x के टर्म हो उनको इंटीग्रेशन से बाहर ले लेना हमेशा, तो अंदर केवल t के टर्म बचेंगे, क्योंकि जो x के टर्म है वो t के लिए कांस्टेंट है, क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t है तो x के टर्म यहां पर कांस्टेंट माने जाएंगे, है ना, क्योंकि x और t एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। जैसे अगर मान लीजिए x और t आपस में डिपेंड करते तो फिर आप e की पावर s को बाहर नहीं ले सकते, तो यहां पर ऐसा माना जाता है कि x और t आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ये बात तुमको शुरू में मैंने बताई भी थी डिटेल से कि इंटीग्रेशन में क्या वेरिएबल है और ये क्या कांस्टेंट है, इसकी कहानी कुछ अलग होती है। ये बात तुमको समझाई थी मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में, तुमने पढ़ा होगा। देखो ध्यान देना, अब क्या करना होगा बच्चों, जो भी टर्म इंटीग्रेशन के अंदर बसता है उसको पूरे को कुछ कांस्टेंट मान लेते हैं c। ये सवाल को करने का एक हमेशा सेट पैटर्न है, इसको हमेशा हम c मानेंगे, हमेशा मान लेंगे। अब क्या बचा, और y बराबर क्या बचा, ये c हो गया, तो लैम्डा इंटू सी की पावर x, ठीक।
ये y ऑफ x है, ये क्या है, ये है y इन टर्म्स ऑफ x, ये बात नहीं भूलना। तो अगर हम y इन टर्म्स ऑफ t निकालना चाहें तो x की जगह t आ जाएगा। अब देखो हमेशा y की वैल्यू c के टर्म में आ गई, इंटीग्रेशन पूरे को हमेशा कुछ कांस्टेंट मान लेंगे। अब जो माना है इस पर फिर वापस आएंगे, फिर हमेशा क्या हुआ, देखो c क्या है, c है इंटीग्रल 0 to 1 e की पावर t और yt dt है। ठीक, देखो yt की वैल्यू इधर से रखी जाएगी, ये सेट पैटर्न है सवाल को करने का। अगर ऐसे नहीं करोगे तो नहीं कर पाओगे, चाहे कितने भी बड़े आप साइंटिस्ट क्यों ना हो, जो सेट पैटर्न है वो करना पड़ेगा। देखो c बराबर क्या हो गया, इंटीग्रल 0 to 1 e की पावर t yt देखो ये हो गया, yt क्या हो गया, ये हो गया लैम्डा c e की पावर t dt। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे रिस्पेक्ट टू हमेशा t, लैम्डा इंटू c कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, 0 to 1 हो गया e की पावर 2t dt। अब e की पावर 2t dt का इंटीग्रेशन तो बेटा आपको आना ही चाहिए, ठीक है ना। ये सब छोटे मोटे इंटीग्रेशन तो आप जानते ही होंगे कैसे करते हैं, और अगर नहीं आता है तो वो भी मैंने पढ़ाया हुआ है, क्लास 12 की इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट है, बहुत डिटेल से समझाया, इतना अच्छा समझाया है कि शायद तुम्हें किसी किताब में इतने सवाल नहीं मिलेंगे। दुनिया भर की किताबें भी ढूंढ लोगे ना तो इतना मैंने, बल्कि हर टॉपिक जो मैंने पढ़ा दिया इसमें भी मैं तुम्हें बहुत सारे सवाल करा रहा हूँ। हर टॉपिक जो मैंने पढ़ा दिया ना उसमें तुम्हें इतने सवाल मैं करा देता हूँ कि इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी पीडीएफ नहीं चाहिए। अब आपको बच्चों को पीडीएफ में बहुत मज़ा आता है कि सर पीडीएफ दीजिए ना, नए नए टर्म आते हैं मार्केट में और उनकी मार्केटिंग की जाती है, बच्चा उस मार्केटिंग में फंस जाता है, कहता है यार पीडीएफ नहीं मिला तो पढ़ाई बेकार है। अरे सब कुछ यही है, यही पीडीएफ, सवाल कर लोगे सारे पीडीएफ हो जाएंगे, कर जाने दीजिए। अच्छा अब देखो क्या हुआ, टी की पहले अपर लिमिट रखना होगा, तो देखो यहां से क्या होगा, c बराबर लैम्डा c बाई 2, टी की जगह पर पहले 1 रखोगे तो e की पावर 2 माइनस टी की जगह 0 रखोगे, e की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो समझो, अब बच्चों यहां से क्या होगा, सब कुछ एक तरफ लाएंगे, c ब्रैकेट में ऐसे c काटेंगे नहीं कभी भी, सब कुछ एक तरफ लाएंगे, ये बात ध्यान रखना, ऐसे इक्वेशन में कुछ काटा पीटी नहीं करते हैं। देखो अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है क्या, कि एक पॉसिबिलिटी तो c बराबर 0 है, जो कि दो चीजों का मल्टीप्लाई 0 है ना। ऐसे c से c उड़ाना नहीं, उससे कई बार गलती हो जाएगी, ध्यान देना। और बल्कि कभी नहीं उड़ाया जाता है, किसी भी क्वेश्चन में ऐसे उड़ाते नहीं। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर बराबर x है, अब तुम x को x से उड़ा दो तो x बराबर 1 मिलेगा, तो ये गलत आंसर है, ये सही आंसर इसका नहीं है। ऐसे मल्टीप्लाई में वेरिएबल को कांस्टेंट को तो कभी भी उड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएबल को मल्टीप्लाई में नहीं उड़ाते, डिवाइड में उड़ा सकते हैं, डिवाइड में उड़ा सकते हैं, मल्टीप्लाई में नहीं। इसका सही तरीका क्या है, इधर लाके कॉमन लेना चाहिए, तो x के दो आंसर मिलेंगे क्या, 0 और 1, तो ये दो हमारे आंसर होंगे। ये देखो अब सही है, यही अगर आप डिवाइड में इसको उड़ा देते तो गलती नहीं होती। अगर आप x को x से उड़ा देंगे ना तो अब कोई गलती नहीं, अब x बराबर 1 सही आंसर है। बल्कि अब अगर उड़ाओगे नहीं तो गलती हो जाएगी, अगर उड़ाओगे नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक आंसर x बराबर 0 आएगा, जो गलत है, क्योंकि x बराबर 0 पर दोनों इक्वल तो हो जाएंगे लेकिन वो इनफाइनाइट हो जाएंगे, और दोनों चीज़ें अगर इनफाइनाइट हो जाएं तो इसको आंसर नहीं माना जाता किसी भी इक्वेशन का। ये मत समझना कि सर दोनों बराबर तो हैं, बुराई क्या है, लेकिन बहुत बुराई है। अगर कोई चीज़ दोनों इनफाइनाइट हो जाएं तो उसको हम सोल्यूशन नहीं मानते किसी इक्वेशन का। सब बेसिक बातें हैं, बहुत बार समझा चुका हूँ, समझाता रहूँगा, क्या जानने दीजिए। अच्छा अब देखो C0 मिला तो यहाँ से y भी क्या मिल गया, 0। तो अब ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि y की वैल्यू 0 हम नहीं मानते, y बराबर 0 को हम आइगन फंक्शन नहीं मानते। हालांकि y बराबर 0 इसका सोल्यूशन तो होगा, लेकिन आइगन फंक्शन हमसे पूछा है तो हम नहीं इसका मानेंगे, ठीक है ना। अच्छा अब देखो c बराबर 0 हो गया खत्म। दूसरा टर्म क्या बना, दूसरा टर्म बना 1 माइनस लैम्डा बाई 2 e की पावर 2 माइनस 1 बराबर 0, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो लैम्डा बराबर क्या हो गया, ये हो गया 2 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1। तो देखो लैम्डा की ये वैल्यू मिली, ये हमारी देखो बच्चों क्या है, एक प्रकार की आइगन वैल्यू है ना। ये बच्चों क्या है, ये हमारी एक प्रकार की आइगन वैल्यू है लैम्डा। अब देखो इस आइगन वैल्यू के लिए हमें y क्या मिलेगा, ये हम जरा यहाँ पर रख के देखते, ठीक है ना। ध्यान रखना c 0 होने पर y 0 है, जिसको हम आइगन फंक्शन नहीं मानते। आइगन फंक्शन उसी को मानेंगे जो y की नॉन जीरो वैल्यू देगा।
ठीक है ना। इसको लिखो जरा ध्यान से। तो ये सब बेटा इंपॉर्टेंट बातें हैं, ऐसे करना है, हर सवाल को ऐसे करना है। टेंशन नहीं पालो, सब कुछ होगा, अच्छे से होगा, मस्त अंदाज में आप कर पाओगे, बिल्कुल भी समस्या नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक, अच्छा लैम्डा की ये वैल्यू है, देखो ये लैम्डा की जो वैल्यू है, अब हम क्या करेंगे, इसी y में देखो रखेंगे। देखो ये क्या होगा, y बराबर c इंटू, और देखो लैम्डा की वैल्यू क्या है, ये है 2/e² - 1 और e की पावर x। देखो ये हमारी y की वैल्यू आई, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आइगन फंक्शन, है ना। और लैम्डा की इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ये हमारा आइगन फंक्शन हुआ। मतलब ये क्या हो गई, ये हो गई आइगन वैल्यू। देखो अब एक बात यहां पर और ध्यान देना, अब जैसे c तो हमें पता नहीं क्या है भाई, c तो कुछ भी हो सकता है। तो मतलब जो मैथमेटिशियन लोग हैं वो करते क्या हैं, वो कहते हैं कि c को ऐसा ले लो कि ये पूरी वैल्यू 1 हो जाए। तो मतलब इस पूरे को 1 यानी कि c को ये ऐसा मान लेंगे, मतलब ये कहते हैं कि c को हम ऐसा सेलेक्ट कर लें जिससे जो e की जो मतलब जो फंक्शन है, फंक्शन के साथ वाला पूरा का पूरा कांस्टेंट जो है वो 1 हो जाए। मतलब ये मैथमेटिशियन अपने मन से ऐसा करते हैं, है ना, कि भाई c तो मेरे ऊपर है, c तो कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। मतलब देखो अब जैसे इसकी जो y की वैल्यू है वो बहुत सी आ सकती है, मतलब इसके इनफाइनाइट आंसर हैं, क्योंकि c को बदलते जाएं तो y के बहुत से आंसर बनते जाएंगे भाई। c2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, c 1 लाख ले लें, कुछ भी ले लें c, तो c की वैल्यू अलग अलग होंगी तो y के अलग अलग आंसर आएंगे। मतलब इस इंटीग्रल इक्वेशन के इनफाइनाइट आंसर है, एक बात तो ये समझो, इस इंटीग्रल इक्वेशन के इनफाइनाइट आंसर है। लेकिन अगर हमसे आइगन फंक्शन पूछा जाएगा तो हम इसको 1 कर देंगे, तो इससे जो y मिलेगा वो क्या हो गया, e की पावर x, ये हमारा हो गया आइगन फंक्शन, है ना। ये थोड़ा सा मतलब यहां पर ये लोग करते हैं कि आइगन फंक्शन अगर आपको निकालना है तो केवल x वाले टर्म लिखो, उसके साथ में जो भी कांस्टेंट है उन सबको 1 कर दो, क्योंकि फंक्शन का मतलब केवल ये है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है जो मेरे हाथ में है, तो उसको 1 कर देते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, आइगन फंक्शन इसका ये है और वो इस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। आइगन फंक्शन ये है और वो इस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग है ना। तो इस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपको एक आइगन फंक्शन मिला, क्योंकि जो आप c की अलग अलग वैल्यू रखोगे वो सब एक दूसरे पर लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। जैसे c को 1 लिया, c को 2 लिया, तो अलग अलग फंक्शन मिलेंगे, लेकिन वही सब क्या होंगे, कांस्टेंट टाइम e की पावर x, फिर कांस्टेंट टाइम e की पावर x, फिर कांस्टेंट टाइम e की पावर x, तो सब आपस में वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं। तो इसलिए अकेला ही लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शन आपको y बराबर e की पावर x मिला, और लैम्डा की इस वैल्यू के मतलब इस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग मिला। तो ये बात ध्यान रखना। हाँ, नंबर ऑफ सोल्यूशन इसके पूछेंगे तो इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन इनफाइनाइट है, क्योंकि c की वैल्यू आप अलग अलग अपने हिसाब से इसको कर सकते हो, है ना। लिखो जरा ध्यान से बच्चों इसको। तो ये बच्चों हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये बात ध्यान रखना कि फंक्शन के साथ में जो भी कुछ आता है ये लोग उसको कांस्टेंट मानकर, है ना, ऐसा कांस्टेंट मानते हैं जिससे उसकी वैल्यू 1 हो जाए। तो ये बच्चों हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर समझा कि आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन कैसे निकालते हैं, होमोजीनियस फ्रेडहोम सेकेंड काइंड, ठीक है ना, इंटीग्रल इक्वेशन में। और इसमें भी कर्नल कैसा है, सेपरेबल कर्नल है, या सेपरेबल को हम डीजेनरेट कर्नल भी कहते हैं। सेपरेबल कर्नल या डीजेनरेट कर्नल दोनों सेम बातें होती हैं, ध्यान रखना, उसका मतलब भी मैंने समझाया। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, टेंशन नहीं पालना, ठीक है। मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।